हमारे साथ लगातार अच्छा खासा एक पैनल मौजूद है, उसमें बातचीत कर रहे हैं। प्रिया चौधरी हैं बीजेपी से, मशकूर उस्मानी है पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अजीज खां है समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर अमित सिंह है पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल। लेकिन एक बार रुख करते हैं सीधे अपने नुमाइंदे का, जो हमारे साथ मौजूद हैं आनंद अमृतराज सिवान से। सिवान काफी सुर्खियों में रहने वाला पार्लिमानी हल्का भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है। आनंद अमृतराज, सिवान की कहानी क्या कह रही है? बिहार के 8 सीटों में से एक सिवान भी है। क्या इस बार रुख थोड़ा बदला सा है? मौसम कैसा है? लोग किस बड़ी संख्या में आ रहे हैं या नहीं आ रहे बूथों पर? देखिए विशाल, निश्चित तौर पे उत्साह है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीर में देखिए जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। और सुबह में लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक बहुत लंबी लंबी कतारें लगे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होता गया वैसे वैसे लोगों का आने का जो संख्या था वो कम हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का आने का सिलसिला फिर से तेज हुआ है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सिवान के हुसैनगंज एक इलाका है, वो इलाका में जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, और खासकर महिलाओं की संख्या। अब देखिए हाथों में पर्ची लिए आप देख सकते हैं तस्वीर, जो बहुत अच्छी तस्वीर देखने में लग रही है। और वैसे महिलाएं और पुरुष सब लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और वोट कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं मिसाल की सिवान की लड़ाई इस और बेहद टफ मानी जा रही है। महागठबंधन के उम्मीदवार है हिना साहब, जो पूर्व सांसद साहबुद्दीन की पत्नी भी हैं। उनकी टक्कर कविता सिंह जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनसे है, और उनके पति अजय सिंह भी यहाँ पे बाहुबली माने जाते हैं। तो माना जा रहा है कि उम्मीदवार भले ही कविता सिंह और हिना साहब हों, लेकिन लड़ाई मोहम्मद साहबुद्दीन और अजय सिंह के बीच में है। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा दम भी लगाया गया था इस चुनाव को अपने पाले में करने के लिए। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने कैंप भी किया। यहाँ पर अमित शाह का भी दौरा हुआ, एनडीए प्रत्याशी के रूप में तेजस्वी यादव लगातार यहां पे कैंप किए और उन्होंने प्रचार भी किया। जाहिर तौर पे इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है, और तस्वीर का रुख क्या होगा ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दोनों तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि जीत उन्हीं की होगी, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा है। और इस कड़े मुकाबले में बेहद गर्मी में वोटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लोगों में उत्साह भी काफी देखने को मिल रहा है। विशाल, आनंद, एक सवाल बड़ा अहम है यहाँ पे, बड़ा रोचक दिलचस्प तस्वीर है। 1996 से लेकर 2009 तक, 1996 से 2009 तक वहां पर लगातार शहाबुद्दीन जीतते रहते हैं। आरजेडी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था। 2009 में जो है ओम प्रकाश यादव एज इंडिपेंडेंट उन्हें कामयाबी मिल जाती है। 2014 में उन्हीं इंडिपेंडेंट को बीजेपी अपनी सीट से जिताती है। इस बार उम्मीदवार बदल क्यों गया? देखिए बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। मैं आपको थोड़ी विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे आरजेडी इस बार एमओआई समीकरण के सहारे है। इसके पहले जो ओम प्रकाश बीजेपी के उम्मीदवार हुआ करते थे वो यादव समुदाय से आते थे, वाई समीकरण से थे। इस वजह से जो वाई समीकरण था वो टूट जाता था। इस बार आरजेडी ने मोहम्मद साहबुद्दीन को दिया, और जब ओम प्रकाश यादव का टिकट कटा तो आरजेडी को उम्मीद है कि जो वाई समीकरण उनसे छिटकता था हर बार, वो वाई समीकरण पूरी तरीके से इंटैक्ट होगा। यानी कि एमओआई समीकरण के भरोसे यहाँ पे है। लेकिन हिना साहब के लिए सबसे मुश्किल की बात यह है कि यहाँ पे अमरनाथ यादव जो माले के उम्मीदवार हैं वो भी खड़े हैं, जो वाई समीकरण से ही आते हैं। तो उनके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना वोट काटे। अगर उनका वोट नहीं कटता है तो एमआई समीकरण के सारे हिना साहब के लिए इस बार स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों गठबंधन अपने समीकरण के सहारे इस बार चुनाव मैदान में है। एनडीए को हिंदुत्व का मुद्दा मिलने की उम्मीद है, और बार बार जब भी आपको याद होगा वैसा कि जब भी यहाँ पे चुनाव होता है तो लास्ट मोमेंट में पोलराइजेशन की पूरी कोशिश की जाती है और उसका असर भी देखने को मिलता है। लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ओम प्रकाश यादव का टिकट कटने के बाद एमओआई समीकरण के सहारे हिना साहब इस बार थोड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। बहरहाल एनडीए की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जो गैर एमओआई समीकरण है उसको अपने पाले में किया जाए। तो सबसे मजेदार बात तो तब होगी जब दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है और दोनों अपने वोटर को कितना अपने तरफ पाले में डाल कर पाते हैं, आकर्षित कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 बजे के आसपास जब मतगणना बिल्कुल आकर्षित कर पाते हैं। और 6 बजे के बाद जब वोटिंग खत्म होगा और 23 तारीख को परिणाम क्या निकलेगा ईवीएम मशीन से, क्या कुछ निकलेगा परिणामों देखना दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल एक बात तो आपने हिना साहब इस बार अपनी स्थिति थोड़ी आनंद आपने ये बता दिया कि समीकरण क्या है। सीधे तौर पर बिहार है और यूपी है, तो वहां पर सीधे तौर पर जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग होती है जिसे हम जात बिरादरी की पॉलिटिक्स कहते हैं, वो हावी हो जाता है।
एक तो ये हार्ड फैक्ट है, लेकिन मैं दूसरा आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि पार्लिमानी इंतखाबात हैं, इसमें किसी अपनी कम्युनिटी का नेता नहीं चुनना होता है, बल्कि इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता है जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाए और हमारे लिए अच्छी अच्छी स्कीमें लाए और वहां पर कुछ अच्छी सहूलियात फराहम करवाए। क्या आपने वहां महसूस किया, जो आप लोकसभा पार्लिमानी हल्के में जब घूम रहे होंगे वहां सिवान में, कि हमारा 70 साल से ज्यादा का डेमोक्रेसी का ये सेटअप हो चुका है, किस तरह का आपको डेवलपमेंटल वर्क वहां नजर आया और क्या वहां कमी है? अच्छा सवाल किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब मैं सुबह में आज 5 बजे से लगातार घूम रहा हूँ, सिवान के कई इलाकों में गया, कई विधानसभा क्षेत्र में गया, लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन जब यहाँ पर सांसद थे उस समय विकास कार्य को लेकर लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली और शहाबुद्दीन पे कई गंभीर आरोप लगे, उसके बाद वो एक फैक्टर काम कर रहा है। दूसरी बात की, अगर आप सिवान से लेकर अगर इंटीरियर इलाकों में घूमे तो लोग विकास की बात करते हैं, उनके लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है। एक राष्ट्रवाद का ही मुद्दा यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात विकास की चाहत हर लोगों की है। अगर आजादी के 70 सालों के बाद भी अगर आज भी लोग विकास की बात करें और जो जरूरी सामान होते हैं, जो आपकी मूलभूत सुविधाएं होती है, अगर वो भी नहीं मिले तो आप समझ सकते हैं विकास को लेकर कितनी छटपटाहट लोगों में देख सकती है। यही वजह है कि लगातार लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका एक ही बात कहना था, विकास हमें चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, और जो भी नुमाइंदे हमारे चुनकर आए वो अगर हम विकास के रास्ते पर अगर सिवान को नहीं ले सकते हैं तो फिर हमारे पास अगला ऑप्शन खुला हुआ है। तो जाहिर तौर पर दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने तरीके से अपने समीकरण को साधने की कोशिश तो की, लेकिन लगातार चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच में जा रहे थे तो विकास की बात कर रहे थे, विकास का दावा कर रहे थे कि अगर वो जीतते हैं तो सिवान को बदलेंगे, सिवान में रोजगार आएगा, सिवान में जो शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उसको सुधारा जाएगा, बिजली और सड़क, ये दो बुनियादी सुविधाएं तो यहाँ के लोगों को मिल गई है, उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बिजली और सड़क से काम आपका नहीं चलेगा, आपको विकास की और भी बातें करनी होगी, विकास दिखाना होगा। तो जनता में छटपटाहट है विशाल इस बात को लेके कि हमें विकास चाहिए, विकास नहीं मिल पाया जितनी उम्मीद थी। तो दोनों उम्मीदवारों ने पूरी कोशिश की है जनता के बीच में जाने का और जाके वोट मांगने का कि मुझे विकास, अगर मैं जीतती हूं तो मैं विकास दूंगी। तो दो महिलाओं के बीच में टक्कर है, विकास की छटपटाहट के बीच में विकास के दावे दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दोनों के बीच में किसके विकास के दावे पर। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक और आखिरी सवाल अमृत, ऐसे कहा जाता है सिवान के बारे में, सिवान पार्लिमानी हल्के का एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर लोग जो आर्थिक दृष्टिकोण से, माली एतबार से काफी सक्षम भी हैं, काफी बड़ी वहां की आबादी है जो विदेशों में, खासतौर से मिडिल ईस्ट में जॉब करती है और काफी वहां पर ठीक ठाक है रहन सहन। लेकिन उसी के अलावा उसके कंट्रारी, जहां पर जिन जगहों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, जहां पर तालीम नहीं पहुंच पाई है, वहां पर एक काफी बड़ा जो देही इलाका है, ग्रामीण जो इलाका है उसका, वहां पर रोजगार एक समस्या रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उस इलाके में आपके कानों तक ये आवाज पहुंची कि रोजगार भी वहां एक समस्या है? देखिए विशाल, निश्चित तौर पे आपने एक अच्छा सवाल किया था। सिवान बिहार का वो पहला जिला है जो जहां पे विदेशों से सबसे ज्यादा पैसे आते हैं। तो आप समझिए कि सिवान के लोग बड़ी संख्या में पलायन कर गए, या फिर से अगर दूसरे अर्थ में अगर आप कहें तो यहाँ के लोग बाहर जाकर बहुत पैसे कमा रहे हैं, और यही वजह है कि पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई आता है, मनी ऑर्डर आता है, तो सिवान में आता है। तो इसका मतलब कि सिवान में आर्थिक स्थिति बेहतर है। दूसरी बात की जो बुनियादी बातें होती है, जो बुनियादी सवाल होते हैं शिक्षा को लेकर, शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। कई सारे कॉलेज खुले हैं यहाँ पे, कई सारे स्कूल भी खुले हैं, लेकिन लोगों की जो शिकायत है इस बात को लेके है कि यहाँ पे कोई बहुत अच्छे कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही थी, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात हो रही थी, तो वो छटपटाहट है यहाँ के लोगों में, यहाँ के खासकर जो युवा पीढ़ी है उनके मन में कि रोजगार के लिए अगर हम यहाँ पे पढ़ लिख लिए, BA और MA कर लेते हैं तो हमें रोजगार क्या मिलेगा। तो रोजगार को तो देना ही होगा, अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो फिर पलायन होगी, और पलायन होगी तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि सिवान में आपने विकास किया तो किस बात का विकास जो है यहाँ के रोजगारों को पलायन करना पड़े। तो एक महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं और अगर आप जनता के बीच में जाते हैं और विकास की बात करते हैं तो जो बुनियादी चीज होती है वो बुनियादी चीज ये कि आप शिक्षा की स्थिति आपकी क्या, अगर कोई भी जिला में अगर शिक्षा की स्थिति बेहतर हो जाती है तो रोजगार में अपने आप इसका फायदा दिखता है। तो वो स्थिति थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमृत राज आनंद, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हम फिर आपके पास वापस आएंगे।